नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, साहित्यिक हिंदी, सेमिस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। आज हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली कहानी देख रहे हैं, जिसका नाम है सावधान हम ईमानदार है, और इस कहानी के लेखक है लतीफ घोंगी। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए इस कहानी की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम कहानीकार लतीफ घोंगी, इनका जीवन परिचय देखते हैं। वह इस प्रकार है। व्यंग्यश्री लतीफ घोंगी का जन्म 28 सितंबर 1935 को छत्तीसगढ़ अंचल महासमुंद में हुआ। आधुनिक हिंदी के व्यंग्यकारों में लतीफ घोंगी का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके व्यंग्यों में समाज और व्यक्ति के जीवन के झूठ की तलाश कर उन्हें समाज के सामने रखने की तड़प दिखाई देती है। लतीफ घोंगी प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, जिनके व्यंग्यों में आधुनिक समाज की तमाम विसंगतियां अनावृत हुई हैं। लतीफ घोंगी का कथन भी प्रभावी था। इनके व्यंग्यों में हास्य और व्यंग्य का मणिकापन योग्य हुआ है। हिंदी व्यंग्य साहित्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय भी लतीफ घोंगी जी को ही जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। श्री लतीफ घोंगी की चर्चित कृतियां है कि कोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, मृतक से क्षमा याचना सहित, बीमार न होने का दुख, तीसरे बंदर की कथा, संकटलाल जिंदाबाद, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, बप्पू मियाँ कब्रिस्तान में, किस्सा दाढ़ी का, जूते का दर्द, सोने का अंडा, चोरी न होने का दुख, मुर्दा नामा, मेरी मौत के बाद, बुद्धिजीवी की चपले, बधाइयों के देश में, लॉटरी का टिकट, व्यंग्य की जुगलबंदी, सड़े हुए दांत, क्षमा करना, हम दुखी है, ज्ञान की दुकान, बुद्धिमानों से बचिए, मेरा मुख्य अतिथि हो जाना, ईमानदारी की गोलियां तथा मेरी प्रिय व्यंग्य रचनाएं। इन्हें सम्मानित किया गया है व्यंग्यश्री सम्मान से। 1984 जयपुर राजस्थान का जसोरिया पुरस्कार प्राप्त है। 1991 को मध्य प्रदेश की बहुआयामी संस्था सृजन द्वारा सृजनश्री पुरस्कार भी प्राप्त है, और इनका निधन जो है 24 मई 2005 को हुआ है। आइए इनके द्वारा रचित कहानी सावधान हम ईमानदार है, इसे देखते हैं। कहानी इस प्रकार है। सावधान हम ईमानदार। मैं सोचता था कि ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा इस युग में, लेकिन वे मिल ही गए। कहने लगे, मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी आपको इस देश में नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, क्या करते हैं आप? वह बोले, बस जी ईमानदारी करते हैं। समझ लो कि हर काम ईमानदारी से करना हमारा उद्देश्य है। किसी को गोली भी मारते हैं तो ईमानदारी से, ताकि उसे ऐसा न लगे कि हम उससे प्यार कर रहे हैं। और किसी का गला भी काटते हैं तो पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैंने कहा, यानी कि आप गला भी काट देते हैं? वे मुस्कुराए, कहा, हाँ जी, ईमानदारी से गले को काटने का मजा ही कुछ और है। देखिए ना, लोग ऊपर से बड़े मोहब्बत जताते हैं और अंदर ही अंदर गला काटते हैं। हम वैसे नहीं। गोली मारना है तो बस
गोली मारना है और गला काटना है तो बस गला काटना है। हम ये नहीं देखते कि अंदर क्या है और बाहर क्या। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप? उन्होंने मुझे घूर कर देखा, बोले, बहुत कुछ करते हैं जी। इस देश में सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ। इसके पहले कि मैं उनसे पूछता कि वे क्या क्या काम करते हैं, वे बोले, वोट देते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, जिससे पैसा लिया, जिसका दारू पिया, जिसका मुर्गा खाया, ईमानदारी से उसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाते हैं जी। हमारी ईमानदारी का एक नमूना और देखिए, हम किसी का काम बगैर पैसे लिए नहीं करते। पहले पैसे गिनवा लेते हैं, फिर काम को हाथ लगाते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि सामने तो बिना पैसे लिए काम कर दे और उधर पीछे के दरवाजे से 25,000 रुपए रखा। यानी कि आपके कहने के अनुसार पिछले दरवाजे से पैसे लेना बेईमानी का काम है और जो लोग इस तरह पैसा लेते हैं वे बेईमानी भी है। हमने कहा कहा जी कि वे बेईमानी ही है, वे भी ईमानदारी ही है, तभी तो आज सरकार में ऊंचे पदों पर है। लेकिन उनकी ईमानदारी का तरीका अलग है। वे बेईमानी नहीं करते लेकिन बेईमानी की रोटी जरूर खाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपने बच्चों को देहरादून के स्कूल में पढ़ाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपनी बीवियों को विदेशों की सैर कराते हैं। वे थोड़ी देर रुके और फिर विस्तार से मुझे समझाते हुए बोले, अब देखिए जी, आपसे कह दिया कि वे आपका काम कर देंगे, आपको कह दिया कि वे आपको किसी ऊंची पोस्ट पर बिठा देंगे, लेकिन यह काम उनके हाथ में नहीं है। ऊपर वाले से कहना होगा, फिर आपसे कहेंगे कि ऊपर वाला 50,000 मांग रहा है इसलिए वे दुखी है। आपसे यह भी कहेंगे कि ईमानदार आदमी होकर वे इस देश में बेईमानियों के बीच फंस गए। उनके हाथ में होता तो वो बिना पैसे लिए आपका काम कर देते। अब यदि आप अपनी तरक्की चाहते हो तो आप उनसे कहिए कि वे चाहे जो हो काम संभाले। आप ऊपर वाले के नाम से 50,000 एक ब्रीफकेस में ले जाकर उन्हें दे आएंगे। अब ऊपर वाला कौन है ये तो केवल वे ही जानते हैं। ऊपर वाले ने कितने लिए पैसे लिए हैं यह भी केवल वे ही जानते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम नीचे वाले जरूर है लेकिन ईमानदार है, समझे आप? मैं उनसे बात कर ही रहा था कि एक दूसरे ईमानदार आ गए। बोले, भाई जी इससे बचना, ये साला एक नंबर का बेईमान है। सही ईमानदार तो केवल मैं ही हूँ। इससे पूछो, कल साले ने एक मरीज को अस्पताल में पहुंचा कर डॉक्टर से 5 रुपए कमीशन के लिए लिए। साला दिन भर दलाली करता है और अपने आप को ईमानदार बताता है। बोलो भाई जी, क्या दलाली खाने वाला ईमानदार हो सकता है? तभी पहले ईमानदार ने कहा, अबे चुप साले, कमीशन खाते हैं तेरे बाप का कुछ नहीं खाते। देने वाला देता है और हम ईमानदारी से लेते हैं तो तेरी छाती क्यों फटती है? बेटा पहले अपने मुंह पर लगी कालिक को साफ कर, क्या साले साबू को पैसे खिलाकर फौजदारी के मामले से छूट गया और यहाँ आकर ईमानदारी बता रहा है। जिस दिन पुलिस ने हेरा फेरी के जुर्म में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था उस दिन कहा गई थी तेरी ईमानदारी? बोल, चुप कहो। दूसरे ईमानदार ने संतुलित होकर कहा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और यह व्यक्तिगत मामले का मेरी ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। इस देश में लोगों के व्यक्तिगत मामले और ईमानदारी के मामले अलग अलग होते हैं। सार्वजनिक रूप से मैं आज भी ईमानदार हूँ। कोई मेरी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हट, इज माय पर्सनल मामला। बड़ा आया पर्सनल मायला वाला। शर्म नहीं आती? दिन भर बड़े अफसरों से पीछे दुम हिलाता फिरता है और अपने आप को
ईमानदार कहता है। दूसरा ईमानदार, दूम हिलाने से ईमानदारी का कोई संबंध नहीं है। ईमानदारी अपनी जगह है और दुम अपनी जगह है। मैं तो तेरी तरह नहीं कि गुंडागिरी करके ईमानदार बन रहा हूं। अबे गुंडागिरी करते हैं तो अपने दम पर करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। यह भी हमारा पर्सनल मामला है, समझा? कोई हमारी ईमानदारी पर कुछ कहेगा तो मैं उसकी जुबान काट दूंगा। मुझे लगा कि इसकी इस धमकी से दूसरा वाला आदमी कुछ कमजोर पड़ रहा है। मैंने दूसरे ईमानदार से कहा, आप पीछे मत हटिए, ये तो ईमानदारी की लड़ाई है और ईमानदारी के मसले को लेकर पीछे हटना ठीक नहीं। दूसरा ईमानदार पेश में आ गया, बोला, कौन पीछे हट रहा है? पहले इसे बोल लेने दो। अपने संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। ये अपनी बात पूरी कर लेगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। पहला ईमानदार बोला, अबे तू क्या जवाब देगा? मार्केट में एक पैसे की क्रेडिट नहीं है और कहता है जवाब दूंगा। अबे पहले समाज में अपनी इज्जत तो बना, बाद में देना जवाब। जिसका उधार लिया उसी का पैसा डुबा दिया और अपने आप को ईमानदार कहता है। अबे ईमानदार बनने का इतना ही शौक था तो उधार क्यों लेता है दूसरों से? दूसरा ईमानदार अभी भी संतुलित था, बोला, उधार लेने का ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने विकास के लिए दूसरे देशों से उधार लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा देश बेईमान हो गया है। उधार उसे ही मिलता है जिसकी हैसियत होती है। तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी को कौन देगा? ईमानदारी अपनी जगह है और उधार अपनी जगह है। मैं तेरी तरह नहीं कि किसी को कोई माल दिलवा दिया और बीच में कमीशन मार लिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। साले हर काम में कमीशन खाता है और अपने को ईमानदार बना बताता है। पहला ईमानदार इस बार ठहाका लगाकर हंसा और बोला, अरे वाह रे वाह, ईमानदार की औलाद। मेहनत की कमाई को कमीशन कहता है। इस कमीशन के लिए कितना खतरा मोल लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जानता है? अपनी जान जोखिम में डालकर दो पैसे कमाते हैं और इसे तू कमीशन कहता है। देश में इतने कमीशन एजेंट है तो क्या वे सब बेईमान हो गए? बेटा कमीशन खाना भी एक आर्ट है। अब मैं भी कहता हूं कि कमीशन अपनी जगह है और ईमानदारी अपनी जगह है। अब बोल बेटे। मुझे लगा कि दूसरा ईमानदार ईमानदारी की बातें करते करते थक गया है। मुझे लग रहा था कि ईमानदारी के मामले में वह पहले आदमी के सामने समर्पण कर देगा। मुझसे यदि कोई कहे कि दिन भर ईमानदारी की बातें करे तो सच कहता हो कि मैं भी थक जाऊंगा। ईमानदारी चीज ही ऐसी है कि आदमी को बहुत जल्दी थका देती है। दूसरा ईमानदार बोला, ठीक है, शाम को मिलना तब फुर्सत से बहस करेंगे ईमानदारी पर। पहले ईमानदार की छाती फुल गई। उसके चेहरे पर ईमानदारी की विजय थी। उसने मुझसे कहा, देखो साहब जी, मैं अभी भी अब आपसे कहता हूं कि केवल मैं ही ईमानदार हूं। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? मैंने कहा, मेरे विश्वास करने या न करने से क्या होगा? वह बोला, देखो साहब जी, हमारे लिए आप ही पब्लिक हो और अपना सिद्धांत है कि कितनी भी गुंडागिरी करो, मारकाट करो, कमीशन खाओ, लेकिन पब्लिक को समझा दो कि हम ईमानदार हैं। हमने आपको समझा दिया या नहीं? अब बोलो, हम ईमानदार हैं या नहीं? मैंने कहा, लेकिन जिस तरह आप दोनों ईमानदार लड़ रहे थे, मुझे लगा कि आप दोनों ही ईमानदार नहीं हैं। वह फिर ठहाका लगाकर हंसा और बोला, साहब जी, ईमानदारी की लड़ाई ऐसी ही होती है। हर आदमी दूसरों को बेईमान सिद्ध करने की अपनी ईमानदारी स्थापित करता है। वैसे वह आदमी ही ईमानदार था, लेकिन वह जब तक आपके सामने मुझे बेईमान सिद्ध नहीं कर देता, आप उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करते। मेरा जवाब सुनने से पहले वह आगे बढ़ गया। शाम को मैंने फिर दोनों को देसी दारू की दुकान पर देखा। दूसरा ईमानदार पहले को समझा रहा था,
अबे फालतू बकबक कर रहा था पब्लिक के सामने। इस तरह पब्लिक के सामने बकबक करते हमारी ईमानदारी किसी दिन खतरे में ना पड़ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि हम ईमानदार नहीं है। फिर दोनों ने देसी दारू की बोतल अपने अपने गिलास में उंडेली और ईमानदारी से पीने लगे। इस प्रकार लतीफ घोंगी द्वारा लिखित कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।